प्रत्येक गांव जी। भारत गांवों का देश जी। भारत में एक प्रत्येक गांव अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। पूर्ण इकाई जी। उसकी मतलब एक तरह से उसकी अपनी बिल्कुल जी। स्वतंत्र इकाई है। वो जी। स्वावलंबी थे गांव, जी। लेकिन उनको गांवों को परावलंबी बनाने का पूरा जो है षड्यंत्र वो इन्होंने बना मतलब गांवों को घेर दिया है। जी। अब गांवों को उसी रास्ते पे आना है अपने पे जी। कि हमको किसी की जरूरत ना पड़े, किसी तो किसी की जरूरत ना पड़े। तो जैसे जनता सरकार मोर्चा कहता है जी। कि हमको 3 चीज स्थापित करनी है। जी। पहली, पूरे भारत को कर्ज मुक्त बनाना है। जी। क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं जी। तो गांव के लोगों की एक समस्या रहती है। वो कहते हैं भैया हमारे सामने 2 समस्या है। जी। एक तो हर महीने बच्चों की फीस जाती है, हाँ। वो कहाँ से आएगी? जी। दिक्कत क्या है? हम उनसे कहते हैं कि भाई आपने जो खेती जो है ये कंपनियों पे डिपेंड कर दी है। हाँ। तुमने बीज खत्म कर दिए अपने, जी। बैल और भैंसे वो सब खत्म कर दिए। जी। अब तुम दूसरे के हाथ में तुम्हारी खेती है, जी। तो बीज कैसे देंगे? कैसे देंगे? अब तो बीज ही ऐसे आ रहे हैं तो रोग लेकर आते हैं। जी। जब रोग लेकर आते हैं तो फिर उनको रोगों को दूर करने में और उसमें सारी हमारी मेहनत सारी वो उसमें चली जाती है, पूंजी भी खत्म। हाँ। तो हमारे देसी बीज जो है, जो गांव बीजों पे आत्मनिर्भर था, वो सब हम जो है वो खत्म हो। कंपनियों पर डिपेंड है, मतलब बाजार पर डिपेंड है। बाजार में ट्रैक्टर चलेगा खेत में, हाँ। ट्रैक्टर डीजल पेट्रोल से चलता है। डीजल पेट्रोल गाँव में होता नहीं है, जी। वो भी कंपनियों पर डिपेंड हो गए हम। जी। अब खेती करेंगे तो उसमें हमको कीटनाशक रासायन मतलब वो दुनिया भर के वो डालने, वो भी बाजार से आते हैं। तो किसान का गांव का जो आत्मनिर्भर होता था वो खत्म हो गया। हमारे यहाँ परंपरा क्या थी? पशुओं से खेती, खेती से पशु, ये हमारी परंपरा होती थी। अब हम क्या करते हैं? हम जमाने को कोसते हैं। जी। भाई आज की नई पीढ़ी आ रही है, वो खेती में काम करने को तैयार, ये सब रो रहे हैं जी। भैया नई पीढ़ी खेती में काम करने को तैयार नहीं है। जी। बस क्यों नहीं है? जिम्मेदार कौन है उसका? जी। उसका जिम्मेदार कौन है? गांव में आज अगर व्यभिचार बढ़ रहा है, गलत लोग बढ़ रहे हैं, जैसे जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, वो सीखती कहाँ से है? वो बड़ों से सीखती। बड़े क्या कह रहे हैं? लाला ले खेत में मैं हुई आऊंगा, तू पढ़ ले। गन्ने तो मैं गिरी आऊंगा, तू पढ़ ले। भैंस को तो पानी मैं प्यार दूंगा, तू पढ़ ले। पढ़ ले नहीं बहन जो डले ही फोड़ेगा। इसका मतलब हमने भर दिया उनके दिमाग में कि हम जो काम कर रहे हैं वो अछूत काम है, वो गलत काम है, वो अच्छा काम नहीं है, तो पढ़ ले। अब पढ़ के कहाँ जाएगा वो? बच्चों से स्कूल में पूछो भाई किस लिए पढ़ रहे हो, तो 99% 60% बच्चे ये कहते हैं नौकरी के लिए। फिर सरकार से पूछो भैया नौकरी कितने बच्चों को तुम्हारे पास? 0। उनके पास जो नौकरी है उन्हें निकालना है। जब वो आर्मी के साथ भी ये काम कर रहे हैं कि जो 15 साल 16 साल की नौकरी होती थी उसको भी हटा के उन्होंने 4 साल की कर दी है, तो नौकरी उनके पास है नहीं। तुम पढ़ा रहे हो नौकरी के लिए, बच्चे पढ़ रहे हैं नौकरी के लिए, नौकरी वहाँ है नहीं। तो क्या करेंगे बच्चे? वो जाएंगे डिप्रेशन में, वो जाएंगे आत्महत्या में, वो बनेंगे जेब कतरा, वो बनेंगे लूटेंगे। अब यहाँ कोई नेता आ गया, दुनिया भर का बलात्कार है, भ्रष्टाचारी है, हम उसके माला घेर रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? बच्चे क्या देख रहे हैं? अखबार में पढ़ाते तो चोर है, ये तो भ्रष्ट है, अरे इसका सम्मान कर रहे हैं, ये जो तू भी कर। क्या कर? तू गलत काम कर है, तू भी लूट। तो बच्चे देख रहे हैं वो। तो जो उसके सामने प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं, अब मेरे घर आया कोई, मैं घर बैठा हूँ, है कोई तगादगीर, उसने आवाज लगाई, मैंने बच्चे से कह दिया, कहते नहीं पापा है ना। बच्चा सीख गया कि घर में पापा होते हुए भी कहीं जा सकती है, पापा है नहीं है, तो हमने सिखा दिया। तो ये तो गलत लोगों का सम्मान करना वो हम सिखा रहे हैं। इसका मतलब जब गलत लोगों का सम्मान होगा और बच्चे देखेंगे कि भाई ये तो गलत लोगों का, खराब लोगों का तो चोर का तो बहुत सम्मान है, लुटेरा का तो बहुत सम्मान है, बलात्कारी का तो बहुत सम्मान है, गुंडे का तो बहुत सम्मान है,
तो वो भी फिर उसी रास्ते पर सम्मान लेने के लिए वो भी उसी गलत काम को वो अपनाएगा। जी तो वो सारे जिम्मेदार हम ही हैं। जी जमाना कहीं कोई गलत नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो वो बैठ करके हम गांव वाले ही इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकते वो हम दे सकते हैं। जी पहला टारगेट जो शुरू होगा वो होगा खेती। खेती खेती अपनी स्वदेशी करनी पड़ेगी, जी मतलब जहर मुक्त खेती करनी पड़ेगी। जी हमारे बुजुर्ग जो है पशुओं से खेती और खेती से पशु, ये परंपरा चली आ रही है। जी अब शुरू में क्या होता है, लोगों के किसानों को डर रहता है, गांव के लोगों को भय रहता है कि हमारा उत्पादन जो है वो घट जाएगा। जी जब उत्पादन घट जाएगा जी तो दो समस्याएं आएंगी। जी एक तो हर किसान, हर व्यक्ति बैंक से लोन ले रखा, हाँ तो किस्त कैसे जाएगी। दूसरा है बच्चे अच्छे पढ़ाने, उनकी फीस कहाँ से जी। जाएगी। ये दो समस्याएं बड़ी। जी जनता सरकार मोर्चा क्या कहता है? जी नंबर 1 कर्ज। जी गांव के किसी भी व्यक्ति ने बैंक से कोई भी कर्जा ले रखा, आपसदारी का नहीं, जी बैंक का, बैंक का किसी ने कितना ही कर्ज ले रखा, किसी भी मद के लिए ले रखा, हाँ और उसने एक भी इंस्टॉलमेंट जमा कर रखी है, एक किस्त, एक किस्त तो उसके सारे कर्ज की अदायगी जनता सरकार मोर्चा करेगा। अच्छा ये गारंटी है इस बात की। बहुत अच्छी लेकिन उसको गांव को समझना, तैयार होना पड़ेगा। जी पूरे गांव के कर्जे की जिम्मेदारी जी जनता सरकार मोर्चा ले रहा है। बहुत बढ़िया ठीक, तो कर्ज से मुक्ति। मिल जाए अब नंबर 2 बच्चों की शिक्षा। जनता सरकार मोर्चा का एक मिशन है जी शिक्षा। जी कैसी? निःशुल्क, निःशुल्क और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, जी जिसमें गारंटी है जी कि गांव का कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। बहुत अच्छी हर बच्चे को रोजगार देने की, रोजगार परक शिक्षा जी भारत के प्रत्येक गांव को जी ये देने की जिम्मेदारी वो जनता सरकार मोर्चे की। लेकिन ना तो कर्ज मुक्त बिना गांव के सहयोग के हो, जी और ना ही शिक्षा शिक्षा बिना गांव के। जी और शिक्षा जो पद्धति है उसके बारे में आप जो 3 दिन की ट्रेनिंग में आओगे, अभी हमारी एक 3 दिन के बाद 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो अभी सहारनपुर में है, जी 9 मई से 15 मई, जी अब मई में, तो 7 दिन की ट्रेनिंग है। तो 7 दिन की ट्रेनिंग वाले में वही केवल जा सकते हैं जिन्होंने 3 दिन की ट्रेनिंग ले रखी हो, केवल उनको ही उसमें हो जा सकते हैं। तो उसमें पूरा शिक्षा पे, देश के साथ हो रहे षड्यंत्र, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कैसे हमको कंट्रोल कर रहा है, कैसे पूरी दुनिया को एक उसमें फंसाने की तरफ वर्ल्ड जो है वो बढ़ रहा है, पूरी दुनिया। तो हमको गांव आधारित, तो 2 चीजें हो गई, कर्ज से मुक्ति जी और शिक्षा। बच्चों की शिक्षा, दोनों जब फ्री हो गए फिर तो हो सकता है खेती। हाँ फिर तो खेती जैविक हो सकती है, फिर तो प्राकृतिक खेती हो सकती है। बिल्कुल और प्राकृतिक खेती के भी ऐसे फार्मूले हैं, जनता सरकार मोर्चे पे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पहली बार में ही जी पूरी पैदावार, जी बिना बाजार जी और बिना जहर, जी बिना बाजार के जी पूरी पैदावार, जी इसका पूरा फार्मूला खेती का है जी कि आप बहुत आसानी से, बहुत सरल जी वो हम कर सकते हैं। जी तो वो भी पूरा, वो जनता सरकार मोर्चा उसकी भी ट्रेनिंग बाकायदा वो देता है कि हम प्राकृतिक खेती वो कैसे करें। जब हम प्राकृतिक खेती हमारी हो जाएगी और हमारे पेट में जी प्राकृतिक अनाज जाना शुरू हो जाएगा, जी तो हम स्वस्थ रहने शुरू हो जाएंगे। जी और जब हमारा बच्चा हमारे गांव में पढ़ेगा, उसको शिक्षा मिलेगी, जी तो उसका 2 घंटा सुबह का स्कूल जाने का समय और आने का समय, हम सब जितने बैठे हैं जो पुराने हैं, जी सब हम माँ बाप के साथ खूब काम में सहयोग करते थे, पढ़ते थे छोल भी करते थे सुबह को, जी गेहूं काट के जाते थे सुबह को, जी और आके भी करते थे जी सारा काम पशुओं का, और उसका खूब मदद करते थे, खूब कबड्डी खेलते थे, खूब कुश्ती लड़ते थे, जी खूब ढोल सांग तमाशे देखते थे, जी खूब समय मिलता था, पढ़ने में खूब होशियार होते थे, जी कोई किसी बात में, कमी नहीं। स्वास्थ्य हमारा बढ़िया रहता था, जी और आर्थिक रूप से भी हम संपन्न थे। जी अब जो ये जो भौतिक चमकाचौंध चमक रहा है, सब कच्चे से पक्के हो गए, जी ये सब षड्यंत्र के तहत है। जी कच्चे मकान
हम समझते थे पिछड़ेपन की निशानी है, हाँ, लेकिन आज जो पक्कों में रह रहे हैं ना, हाँ, वो समझ रहे होंगे हाँ, कि गांव में अभी भी, जी। गांव में अगर किसी ने झोपड़ी डाल रखी है हाँ, तो सारे हुए को भगते हैं, जी, या पेड़ के नीचे को भगते बिजली हैं, भागने पे। जी, बिजली भगने पे जी, बिल्कुल। वहीं को भगते हैं। जी, तो कच्चे मकान जो बनाते थे बहुत वैज्ञानिक होते थे। जी, एक तो प्रदूषण नहीं होता था, जी, मकान टूट जाओ सब उसमें मिल गया, हाँ, फिर उसी से बना लो, जी, फिर वो हो गया। जी, तो कच्चे मकान में सर्दियों में सर्दी नहीं लगती, गर्मियों में गर्मी, गर्मी नहीं लगती, इतना मतलब बढ़िया वो होता था। और मैं जो बात बता रहे, मतलब जो बता रहे हो ये आप सबके संज्ञा, गांव में जी, ऐसा कोई घर नहीं होता था, हम जो जिस विकास को कह रहे हैं ना, ऐसा कोई घर नहीं होता था गांव में जिस घर में धड़ी, दो धड़ी, हाँ, ये तो मैं सामान्य परिवारों की बात कर रहा हूँ, जी, और जो अच्छे परिवार माने जाते हैं तो कुंटल 2 कुंटल पीतल हाँ, ना होती हो हर घर में रहते। हर घर में। पीतल पता नहीं कहाँ चली गई। जी, हमने ऐसी भी सगाई देखी जिनमें चांदी के बर्तन, 5 बर्तन चांदी के, ऐसी हमने वो सगाइयाँ ब्याह शादियों में दे, चांदी के बर्तन देखे। अब पीतल के तो चलते ही थे। जी, परात ऐसी होती थी, जितना बड़ा मैं हूँ ना, अगर मैं लेट जाऊँ परात में हाँ, तो मैं उस परात में पूरी में जो है मैं लेट सकता हूँ। ऐसी ऐसी परात हमने जो है देखिए, वो अपने ब्याह शादियों में वो देखी। जी, अब कहाँ तो पीतल चले गए, जी, और हम कह रहे हैं विकास पीतल से कहाँ पाए हम, सिल्वर पर, सिल्वर, सिल्वर से कहाँ पाए, लोहे पर, हम्म, और लोहे से अब ज्यादातर बर्तन प्लास्टिक के हैं, हाँ, प्लास्टिक, और हम कह रहे हैं विकास कर रहे हैं। जी, अब प्लास्टिक कितनी घातक है, जी, एल्यूमिनियम कितनी घातक है। जी, एल्यूमिनियम तो बर्तनों के रूप में आई अंग्रेजों के टाइम तक, कहा जेलों में, जेलों में, क्योंकि लोग क्रांतिकारी आजादी की लड़ाई जो लड़ते थे हाँ। वो जेलों में जाते थे। जी, तो अंग्रेज ये जो पीतल सिल्वर है ये जो पेट में जाती है निकलती नहीं है। निकलती नहीं है, इस ज्यादातर पीतल के बर्तनों में खाने वाले, इसके एल्यूमिनियम के बर्तन में खाने वाले दमा, सांस, अस्थमा, उनको निश्चित होना, डायबिटीज जैसी। डायबिटीज ये रहती है। जी, तो ये खाना बनाने के लिए और खाना खाने के लिए बहुत षड्यंत्र के तहत हमारे घर में दे दिया। खाना सबका उसी में पकता है, जी, है में सिल्वर की पतीली में प्रेशर पके, कुकर, हाँ, वो एल्यूमिनियम का होता है, बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक, वाघ भट्ट लिखते हैं भोजन बनाते समय, भोजन पकाते समय हवा का स्पर्श ना हो और सूर्य का प्रकाश ना हो तो उस भोजन को कदापि ना करो, जहर के समान है। और भोजन हम कायम पकाते हैं प्रेशर कुकर में। जब प्रेशर कुकर में ना तो हवा जाती है, निकलती तो है, हाँ, जाती नहीं है, जाती नहीं, और सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं। जी, इसलिए हर घर में पहले हमने देखे जो चूल्हा होता था वो आंगन में होता था, जी, धूप भी लगती थी उसको खाना पकते समय, जी, और हवा भी लगती थी, जी। दोनों लगते थे, तो वो भोजन औषधि थी। जी, अब वो किचन ऐसी जगह बनाते हैं सूरज नहीं जाता तो कुकर में पकाते हैं, और फिर उसको पका करके कायम रखते हैं फ्रिज में, फ्रिज में, वहां भी हवा नहीं जाती और सूरज नहीं जाता। जी, तो दोनों जगह बहुत बढ़िया हमने ऐसी बढ़िया वो इस्तेमाल कर लिए। तो अब ये जो सुविधा के नाम पर हमको जो चीजें दी गई हैं ये सब षड्यंत्र का तहत हमको गुलाम बनाने का, ये जो भारत के गांव कभी गुलाम नहीं रहे उनको गुलाम बनाने का ये एक षड्यंत्र है। अब इससे मुक्ति का जो रास्ता है, जी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ, जी, लेकिन समय का जो है हाँ, वो एक सीमा है। आप भी जो है सब सुबह काम करके आए हैं, हाँ, फिर हमारी आपका काम को सखी। जाना है। अब मैं आता हूँ कर्जा मुक्ति, जी, भारत को कैसे गुलाम बनाया। जी, ये जो भारत का एक बैंक है उसको कहते हैं रिजर्व बैंक, आरबीआई। इसकी स्थापना हुई 1934 में। शासन किसका था? अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजी, तो 1934 में रिजर्व बैंक बना, और रिजर्व बैंक आज भी मूल रूप से 100% ईस्ट इंडिया कंपनी है। अच्छा, भारत सरकार का रिजर्व बैंक से केवल एक ही संबंध है कि भारत सरकार नोट छापने का टेंडर उसको दे रखा रिजर्व बैंक को, जी, वो टेंडर दे रखा उसको। मोदी जी का भाषण सुना होगा जिस दिन उन्होंने नोट बंद किया था जी, कि आज रात को 12 बजे के बाद
500 का और 2000 का नोट हम्म, लीगल टेंडर नहीं रहेगा, ये बोला था। अच्छा। तो रिजर्व बैंक को केवल टेंडर दे रखा है। रिजर्व बैंक मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। जी तो रिजर्व बैंक को टेंडर दे रखा है नोट छापने का। जी अब मैंने आपको शुरू में जो है लॉर्ड मैकाले का बताया हाँ कि भारत, लॉर्ड मैकाले ये कह रहा है 2 फरवरी 1835 को कि भारत के सामान्य से सामान्य परिवार में जी सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर भारत में मैंने ऐसे देखे हैं जैसे अनाज के। जी और भारत के लोग उन सिक्कों को गिनते नहीं हैं, तोल के रखते हैं। तोल कर रखते हैं। अब इस बात को मैं प्रमाणित करूंगा जी लॉर्ड मैकाले की बात को, हम्म, क्या वो सही कह रहा था या झूठ कह रहा था। जी अब मैं बताता हूँ आपको। भारत में 2 सिक्के चलते थे। जी एक सिक्के को कहते थे मोहर और दूसरे सिक्के को कहते थे रुपया। रुपया। भारत की जो करेंसी है वो रुपया है। और रुपया भारत का चलता था। तो समाज को चलाने के लिए, क्योंकि भारत उत्पादन प्रधान देश था, तो भारत के लोग उत्पादन करते थे और उसको बेचते थे। उसको बेचते। तो बेचने के साधन होते हैं कुछ। जी अगर कोई उत्पादन हमने किया ठोस जी गेहूं किए, तो उसको कैसे किसी को बेचेंगे? तोल करके। तोल कर। तोलेगा काहे से? तोलने के साधन बनाए, हाँ तराजू बनाई। तराजू में दूसरी तरफ क्या रखा जाता? बार। बाट। तो तोलने का एक मानक बनाया। जी तोलने का एक मानक बनाया। जी मानक क्या बनाया? उन्होंने बनाया किलोग्राम। किलोग्राम। 1 किलोग्राम, आधा किलोग्राम, 200 ग्राम या 500 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, मतलब किलोग्राम मानक बनाया तोलने का। और ये जो किलोग्राम तोलने का जो मानक है वो पूरी दुनिया में एक ही है जी। ये सिद्धांत है, सिद्धांत पूरी दुनिया में तोलने का एक ही मानक है जी। और किलोग्राम जो है उसका मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है जी 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। हाँ ये उसका मानक है, स्टैंडर्ड। और पूरी दुनिया का यही है। हाँ जी अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल करूं जी कि 1 किलो हमको तोल के देना है। जी अब वो जो 1 किलो का जो बट्टा है, एक तो लकड़ी का है, जी एक लोहे का है, एक सोने का है, एक चांदी का है, एक पत्थर का है। जी। बढ़िया कौन सा तोलेगा? बराबर ही तोलेंगे सब। वजन तो 1 किलोग्राम ही है। 17 तोलेंगे। तो लोहा, वो 1 किलो का जो बट्टा है वो किसी भी धातु का हो, जी इससे कोई मतलब नहीं है। जी उसका जो वजन है जी वो 1000 ग्राम होना चाहिए। होना चाहिए। 1000 ग्राम का मतलब एक 1 किलोग्राम। तो स्टैंडर्ड क्या हुआ उसका? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम किसी भी धातु का सही, हम्म, वो उसका स्टैंडर्ड है। जी अगर किसी का बट्टा दुकानदार का 999 ग्राम का है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जी IPC में, वो चीटिंग है, चीटिंग। मुकदमा दर्ज हो जाएगा उसका। अच्छा, ये तो हो गया तोलने का। जी अब कुछ चीज नाप के देनी है। हाँ जैसे तेल, सरसों का तेल हम निकाल रहे हैं, वो किसी को देना है तो वो लीटर में देंगे हम। जी दूध को लीटर में देंगे हम। जी तो लीटर का भी मानक है। तो लिक्विड नापने का जो मानक बनाया वो बनाया लीटर। लीटर। और लीटर का स्टैंडर्ड क्या है? जी 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर। अगर इससे छोटा बड़ा किसी का लीटर है हाँ तो वो चीटिंग है। हाँ अपराधी है। या तो लेने वाले के साथ हो जाएगी चीटिंग, या देने वाले के साथ हो जाएगी। जी वो लीटर भी पीतल का हो, सिल्वर का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरह हमको कोई कपड़ा नापना है तो कैसे नापेंगे? मीटर से। तो उसका भी एक स्टैंडर्ड है। 1 मीटर का मतलब 1000 मिलीमीटर। 100 सेंटीमीटर हो गए या 1000 मिलीमीटर। हाँ छोड़ दिया। ठीक है, तो ये उसका मानक है नाप के देने का। जी तो ये बना, पूरी दुनिया में यही है। उसी तरह जब हम किसी के यहाँ श्रम करते हैं, जी हम गए किसी के खेत में काम किया या किसी की ड्यूटी करी हमने, जी। तो श्रम दिया हमने, तो श्रम भी एक धन है। धन है। उसको कैसे नापेंगे? श्रम को नापने का जो तरीका है वो है समय। समय।
और समय का मानक बनाया घंटा, घंटा। और घंटे का मानक बनाया हम्म, 60 मिनट। मिनट। हाँ, 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। 60 मिनट। ये मानक तय कर दिया। जी, पूरी दुनिया में यही है। यही है। अब अगली चीज, जब हम किसी को कोई उत्पादन किया हुआ सामान दे रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं? हम धन दे रहे हैं, चाहे लिक्विड के रूप में हो, जी, ठोस के रूप में हो, जी, कपड़े के रूप में हो, जी, जमीन के रूप में हो, जी, या श्रम के रूप में हो, तो वो हम दे रहे हैं उसको धन। धन। तो उसके बदले में क्या लेंगे हम? धन। धन ही तो धन ही लेंगे। तो लेंगे। हाँ। तो इसलिए इस पहले जब ये नहीं था, रुपया नहीं था, नोट नहीं था, तो वस्तु विनिमय था। भाई तुम्हारे मक्का हो गई, मेरे गेहूं हो गई, मैंने गेहूं दिए, मक्का ले ली, हाँ। मक्का दे कुछ और ले लिया, दाल ले ली, तो वस्तु विनिमय चलता था। तो इसमें श्रम ज्यादा लगता था, साधन ज्यादा लगते थे। तो इसको सरल करने के लिए एक स्थायी धन बना करके उसका मानक तय कर दिया, रुपया। वो रुपया कर दिया जी। जी, और रुपए को एक मानक दिया, जी, रुपए को एक स्टैंडर्ड दिया। क्या? रुपए का ये मतलब नहीं है कि रुपया कागज का हो, रुपया लोहे का हो, रुपया चमड़े का हो, रुपया किसी भी धातु का हो सकता है। उसका एक मानक है, लेकिन उसका एक मानक है, जी। और वो मानक किसी को नहीं पता, नहीं पता। और ना उसको बताया जाता, जी। ना सरकारों की तरफ से, ना बैंक की तरफ से, ना शिक्षा की तरफ से, जी। ना न्याय की तरफ से, किसी की तरफ से नहीं बताया जाता। जी, और उसको हमने कर लिया पता कि रुपए का मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। बहुत बढ़िया। वो कर लिया जनता सरकार मोर्चे ने। अच्छा, बताली होनी चाहिए। और रिजर्व बैंक की आर्काइव से निकाल करके दस्तावेज उससे पता कर लिया। जी, रुपए का मानक है 777 मिलीग्राम गोल्ड। अच्छा। 1 रुपया बराबर हाँ, 777 मिलीग्राम गोल्ड। जी। 76% सोना। और पेपर करेंसी एक्ट 1882 बाकायदा एक्ट बना हुआ है इसका। जी, पेपर करेंसी एक्ट 1882 में रुपए का स्टैंडर्ड घटा करके, मतलब रुपए का कूटकरण किया गया। कूटकरण करने के बाद जो मानक दिया उसको, वो दिया 777 मिलीग्राम सोना 24 कैरेट। 24। उससे पहले 1882 से पहले जो रुपए का मानक था वो था 1 मोहर बटे 10, 1 मोहर भाग 10। भाग 10। 2 सिक्के, मैंने बताया ना 2 सिक्के चलते थे। 1 मोहर होती थी, 1 रुपया होता था। मोहर सोने की होती थी, रुपया चांदी का होता था। दोनों का वजन बराबर होता था। बराबर होता था। 1 तोले की मोहर होती थी, 1 तोले का रुपया होता था। जी, तो 10 रुपए में 1 मोहर आती थी। जी। हाँ। तो 10 रुपए में जब 1 मोहर आ रही है तो 1 मोहर भाग 10, 1 रुपया हो गया। 1 रुपया। लेकिन अंग्रेजों ने पेपर करेंसी एक्ट अंग्रेज 1882 में लेकर के आए, और उन्होंने 1882 में पेपर करेंसी एक्ट में वो जो मोहर है जी, वो 15 रुपए की कर दी। अच्छा। तो उन्होंने कहा आज के बाद, जैसे मोदी जी ने किया हाँ, कि आज के बाद 500 का और 1000 का नोट बंद। लीगल टेंडर नहीं रहेगा। हाँ। ऐसे ही वो शाम को लेकर आए, और उन्होंने क्या किया, पेपर करेंसी एक्ट 1882 में वो मोहर जो है वो 15 रुपए कर दी। जी, अब मान लो आपके घर 300 रुपए रखे हैं। जी। रुपए का मतलब वो चांदी के होते थे। चांदी के होते। 300 रुपए रखे हैं, और आप शाम को क्या कह रहे हो बच्चों से कि मैं सुबह को जाऊंगा सुनार के यहाँ, जी, इनकी मोहर लेकर आऊंगा। जी। तो कितनी मोहर आएंगी? अगर 10 रुपए की एक मोहर है हाँ, तो 300 रुपए में कितनी मोहर आएगी? भाग लगा लेंगे। 30 मोहर आएंगी। लेकिन अंग्रेजों ने शाम को जो है वो 15 रुपए कर दी अच्छा। मोहर। हाँ, अब आप सुबह को गए जी। 300 मोहर, 300 रुपए लेकर के, हाँ, अब कितनी मोहर आएंगी? 20। 20 रहेगी। इसका मतलब अंग्रेजों ने 33% सोने की लूट कर ली। लूट कर आंखों देखी लूट कर आंखों देखी लूट। अब 33% जब रुपए का वैल्यू गिर गई तो भारत की हर वस्तु की वैल्यू गिर गई। वैल्यू
तो भारत की पूरे विश्व में जो वैल्यू थी जी वो 33% कम कर डाउन हो डाउन। हम्म, तो वो जो 33% सोना था जी उसको अंग्रेजों ने एक ही रात में धो दिया धो दिया, लूट दिया। हम्म, ये पहली लूट अंग्रेजों ने डायरेक्ट करी। डायरेक्ट करी उसके बाद भारत में आंदोलन हुए हम्म। कि ये क्या किया तुमने। हम्म, आंदोलन को देखते हुए फिर अंग्रेजों ने ये कर दिया कि भाई अब जो रुपए का जो कूटकरण हो गया वो हो गया। हम्म, इसके बाद अब रुपए जो है हम्म, वो अब मोहर जो है 15 रुपए की ही रहेगी, हम्म। उससे नीचे इसका कूटकरण नहीं किया जाएगा। हम्म, तो तब से लेकर के आज तक हम्म, हमारा जो रुपया है वो 777 मिलीग्राम सोने का वो गोल्ड है। और उस रुपये पर लिख रहे हैं आप। अच्छा गवर्नर जो है वो वचन देता है, हाँ हर नोट पे लिखा हुआ है। हाँ हम जो इसको रुपया कहते हैं ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हाँ। ये रुपया नहीं है, ये रुपए का नोट है, नोट है ये रुपए की पर्ची है। पर्ची है जैसे अब हम आपके यहाँ आए हुए हैं, जी अब आप हमारी कुछ सेवा मतलब हाँ वक्त आदमी हाँ, अपने वक्त दरवाजे करें, करता ही होता है। ही है तो आपकी जेब में कोई पैसा नहीं हाँ। है जिससे आप दुकान पे से कुछ मंगा करके जी जी ले आए कुछ व्यवस्था करते हैं। हम्म, तो आप क्या करेंगे, आपकी एक साख है दुकान पे, साख है हाँ आप एक बच्चा बुलाएंगे, हाँ। बुलाओ और उसको एक पर्ची लिख के दे दो हाँ कि भाई ये सामान हाँ दुकान से लिया। लिया अब वो दुकानदार पे वो पर्ची लेके जाएगा तो पर्ची की वैल्यू कितनी हो गई हाँ उस पर्ची की, उस रुपए के बराबर हो जो सामान आपने लिख दिया हाँ केवल वो वैल्यू है देखिए वो वैल्यू वो वैल्यू हो गई उस पर्ची की। तो वो पर्ची गई, हम्म, उन्होंने सामान दे दिया, आपने आवगत कर दी, आपका काम हाँ पूरा हो गया, आवगत हो गई। बाद में आपको जब पैसे आए आपने दुकानदार के दे दिए। दुकानदार के तो जो हमारा धन है वो रिजर्व बैंक के पास रिजर्व में है रिजर्व में है और उसको रखते हुए या इस लेन देन की प्रक्रिया को सरल बनाने के नाम पर, सुविधा के नाम पर, जी कि भाई सोना लेके जाओगे लुट जाएगा, चांदी लेके जाओगे वजन हो जाएगा, हाँ। लुट जाओगे पिट जाओगे, इसलिए पर्ची ले जाओ, पर्ची की तर्ज पर बना दिया पर्ची की तरह बना दिया। हाँ तो और उस पर लिख दिया उसने, जी गवर्नर ने, मान लो 100 का नोट है, उस पर लिख दिया लिख दिया। मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। वचन दे मतलब इस पर्ची को लेकर कोई भी धारक आएगा, हाँ इसके बदले में मैं उसको 100 रुपए दे दूंगा। 100 रुपए दे दूँ कौन से रुपए? हाँ सामान 777 मिलीग्राम गोल्ड, स्टैंडर्ड मानक। हाँ वो देगा वो गवर्नर, जी। वो लिख के दे रहेगा। हम्म, अब जो जनता सरकार मोर्चा कहता है हम्म, कि हम भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्जा हम्म, की अदायगी हम्म, वैध रुपए में करेंगे, हाँ वो किस आधार पर कहता है? हम्म, जब हमको पता पड़ गया कि रुपए का स्टैंडर्ड 777 मिलीग्राम गोल्ड है। गोल्ड है हमारे बुजुर्ग कहते थे कि 1 रुपए में 1.25 मन अनाज आता था, जी 1.25 मन 1 रुपए में। हाँ तो कौन से रुपए में आता था? उसी में आता था गोल्ड गोल्ड में आता था। हाँ अब 777 मिलीग्राम गोल्ड जो है वो 7200 रुपए का 7200 का बैंक करेंसी में, हाँ जो बैंक नोट हैं हाँ इनके 7200 रुपए जाओ, जब 777 मिलीग्राम हाँ गोल्ड आएगा जी तो हमारा 1 रुपया हाँ बैंक के 7200 रुपए बराबर है। बराबर है जी ठीक आ रही समझ में? आ रही है बिल्कुल। clear। जहाँ समझ में ना आए पूछ लेना। जी जी तो बैंक के 7200 रुपए, हमारा 1 रुपये 1 रुपया, वो बराबर है। बराबर है ठीक है। जी अच्छा, हमने आरटीआई डाली जी रिजर्व बैंक में हाँ और हमने रिजर्व बैंक से पूछा कि तुम्हारे पास रिजर्व में सोना कितना है। जी तो आरटीआई का जवाब रिजर्व बैंक ने दिया हम्म, कि हमारे पास रिजर्व में सोना है 800 टन। 800 टन तो 800 टन सोना भारत रिजर्व बैंक के पास है। हाँ जब 800 टन सोना रिजर्व बैंक के पास है तो 800 टन सोना भाग 777 मिलीग्राम गोल्ड, गोल्ड इतनी करेंसी छाप सकता है रिजर्व बैंक, हाँ जी क्योंकि उसे लौटानी पड़ेगी ना। हाँ तो हमने अगली आरटीआई लगा दी हम्म, कि भाई तुमने करेंसी कितनी छाप रखी है। हाँ तो वो भी जवाब दे दिया रिजर्व बैंक ने जी कि करेंसी छाप रखी हमने 34 लाख करोड़ की। जी और जब हमने 800 टन सोने को डिवाइड किया 777 मिलीग्राम सोने में, तो करेंसी छपनी चाहिए लगभग 5 लाख करोड़ की। हाँ छाप कितनी थी? 34 लाख करोड़ की। तो उसमें वैध करेंसी कितनी है जिसके बदले में वो सोना दे सकता है रिजर्व बैंक? 5 लाख करोड़। 5 लाख 29 लाख करोड़ की करेंसी वो अवैध है। अवैध वो भी घोटाले में चल रही है।
अब हमने एक अगली आरटीआई लगा दी कि तुमने भारत के लोगों को कर्जा कितना बांट रखा, तो पता है जी क्या जवाब आया? 154 लाख करोड़। अच्छा, करेंसी कितनी है? 34 लाख करोड़ की। 34 लाख करोड़। वैध करेंसी कितनी है? 5 लाख करोड़ की। कर्जा कितना बांट रखा? 156 लाख करोड़। 156 लाख करोड़ का कर्जा बांट दिया तुमने। अरे भाई मेरे पास 10 लड्डू हैं, हाँ कितने बांट सकता हूँ? 10 ही तो बांट सकते हैं। 10 से ज्यादा बांट ही नहीं सकता मैं। 20 कहाँ से बांट दिया तुमने? 20 का बांट दिया, है नहीं मेरे पास। सही बात है। जब करेंसी 34 लाख करोड़ की है जी, तो तुमने 156 लाख करोड़ के कर्ज कैसे बांट दिया? हवा में ही। हवा में। जब 156 लाख करोड़ का कर्जा बांट दिया और हमको ये सारे दस्तावेज मिल गए तो हमने एक्सपेरिमेंट किया। जी हमने बैंक को एक आवेदन भेजा। जी बैंक को आवेदन भेजा, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, हाँ मैंने आपसे फला तारीख में हाँ 10 लाख रुपए का लोन लेने के लिए आवेदन किया। जी आप लोन देने से पहले आपने मेरी सिविल चेक करी, मेरी आइडेंटिटी चेक करी जी, और मेरी जो संपत्ति है वो चेक करिए। वो चेक करी। लीगल टीम लगाई आपने, हाँ वकील द्वारा हाँ लीगल। तहसील वगैरह में वो सब चेक कराई। हाँ और सब कुछ चेक करने के बाद हाँ आपकी जो फॉर्मेलिटी है जी या आपकी जो बैंक की शर्तें हैं जी वो सारी पर मैं खरा उतरा। हाँ आपकी उन पे मैं जब खरा उतरा तब आपने एक एग्रीमेंट साइन कराया मुझसे, जी और एग्रीमेंट साइन कराने के बाद तब आपने मुझे 10 लाख रुपए का लोन दिया। जी ठीक है, हाँ तो आपने सारी डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य जी वो किए। जी तो मुझे ये जानने का हक है हाँ जो मैंने अपनी संपत्ति बंधक रख करके जी लोन लिया है आपसे, जी लोन के रूप में आपने जो करेंसी मुझे दी है जी वो करेंसी वैध है या अवैध है? अवैध ये मुझे संशय है। संशय है। ये मेरा संशय आप दूर करिए, जी और ये दूर करना आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। क्योंकि मेरी असली प्रॉपर्टी रखी है। हाँ मेरी तो असली प्रॉपर्टी रखी है आपके जी बैंक में। जी आपने जब लोन दिया मुझे जी तो लोन आपने असली करेंसी में दिया है, नकली में दिया, वो वैध है अवैध है? हाँ। वो मुझे जवाब दें। जी अभी तक जनता सरकार मोर्चे के हाँ भिन्न भिन्न बैंकों में हाँ 3000 से ऊपर आवेदन जा चुके हैं। अच्छा एक भी बैंक इस बात पर जवाब देने को तैयार नहीं है। हाँ हम उसमें एक चीज और लिखते हैं कि जब तक आप ये मेरे संशय दूर नहीं करोगे और मुझे जब तक नहीं बताओगे हाँ मैं एक भी इंस्टॉलमेंट जमा करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। बात दे नहीं। क्योंकि नकली करेंसी में लेन देन करना हाँ आईपीसी की धारा 489 में हाँ आजीवन कारावास की सजा। बहुत बढ़िया। तुमने मुझे नकली करेंसी दी है, हाँ अगर तुम जवाब नहीं दे रहे मुझे, जी लेकिन मैं वैध करेंसी में चुकता करूंगा, मैं अवैध करेंसी में नहीं करूंगा। हाँ क्योंकि अगर मैं भी अवैध करेंसी में चुकता करूंगा तो मैं भी आईपीसी की धारा 489 का मुलजिम हो गया। जी मुझे वो अपराध नहीं करना, जी इसलिए मैं वैध करेंसी में करूंगा। जी। और वैध करेंसी क्या है? 777 मिलीग्राम गोल्ड, गोल्ड जो तुम्हारे 7200 के बराबर है। 7200 तो 10 लाख का जो मैंने लोन लिया है जी उसमें 7200 की भाग दे दो। हाँ 200 रुपए आता, 200 रुपये आता 200 रुपए में चुकता होता मेरे 200 रुपए में, क्योंकि मैंने कमाए हैं, कमाए हैं। मैंने छापे नहीं है, छापे नहीं है। मैंने खून पसीना बहाया उसके पीछे। जी तो मेरा जो रुपया है जी वो तुम्हारे 7200 के बराबर है। हम्म, क्योंकि तुम्हारे 7200 रुपये लेकर मैं जाऊंगा सुनार के पास, जी जब मुझे 777 मिलीग्राम गोल्ड मिलेगा जी जो मेरा 1 रुपया, 1 रुपया तो मैं तो पसीना बहाया, मैंने तो कमाया है। जी तो इसलिए 1 रुपये में हम्म, 52 अनाज आता था। तो आप आज तक कई मनावेगा जी 7200 रुपया। हाँ हम्म, तो आज 1 कुंटल के लिए 7200 दूं नहीं। आज हम 1 कुंटल बेचने जाए 2500 मान लो, 25 के 75 3 कुंटल आवेगा। बैंक के रुपए आएंगे हम तो 7200 के दूने 14,400 14,400 में जाएगा 1 कुंटल गेहूं हमारा। ये है, और यही है हमारे इस किसान के पतन का कारण, पसंद का और यही कारण है गांव खत्म करने का। जी क्योंकि जो खेती
जो जमीन 36 आदमियों को पालती थी, आज वो अपने परिवार को नहीं पाल रही। उसका कारण ये है कि वो हमारी जो मेहनत है, हमारा जो उत्पादन है, वो फोकट में जा रहा है, वो जीरो हो रहा है। क्योंकि हमको दे दिया लोन, सवेरे 7 तक 20 मैसेज आते थे, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। अब हमने ले लिया लोन, अब उसको लोन को चुकता करने के लिए, उसकी ब्याज चुकाने के लिए, उसके इंस्टॉलमेंट जमा करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो फोकट में जा रही है। इसलिए पनपते नहीं हम, गरीब से और गरीब होते जा रहे हैं, जमीन बिक रही है हमारी, लोन वाला पटा ही नहीं पाता। और हम कभी ये विचार नहीं लगाते असली धन क्या है। रहीम ने क्या कही है असली धन के बारे में जी? गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। गौ धन है, हाथी धन है, बाज माने घोड़ा, वो धन है, और रत्नों की खान वो क्या है? जमीन। पेट्रोल कहाँ निकलता? जमीन में से। डीजल कहाँ निकलता? गैस कहाँ निकलती है? हीरे, मोती, जवाहरात, गेहूं, ज्वार, बाजरा, आम, सब जमीन में। जितने भी सारा जमीन, जितने भी फल हैं, सब जमीन। उत्पादन जो करता है वो केवल किसान करता है। किसान के अलावा पूरी दुनिया में कोई उत्पादन नहीं करता जी। केवल किसान करता है उत्पादन। केवल किसान। दूसरे क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट करते हैं। गेहूं से दलिया बना दिया, गेहूं से सूजी बना दी, गेहूं से कुछ और बना दिया, सरसों से तेल बढ़ा नहीं सकते उसको। उत्पादन केवल किसान करता है। जो उत्पादन करता है, जिसके पास धन है, जिसके पास रत्नों की खान है, वो तो कर्ज में है। कर्ज में है। जिनके पास भारत में एक भी बैंक के पास 1 इंच जमीन नहीं है, उत्पादन का कोई साधन नहीं है, सब वो कर्ज बांट रहे हैं। क्या षड्यंत्र है ये? षड्यंत्र ये है क्योंकि भारत का गांव कभी गुलाम नहीं रहा, उसको गुलाम बनाना है जी। तो फर्जी करेंसी छापो, कर्ज दो, और उससे अपनी असली संपत्ति जो है ले, असली जो धन है उसके पास, वो छीननी है उससे, उसे छीननी है। ये षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को समझना है जी। और समझने के बाद इससे बाहर निकलना है जी। बाहर निकलने के रास्ते मैंने दे दिए जी। जनता सरकार मोर्चा जी आपको कर्ज से अदायगी कराएगा जी। कभी कर्ज मारने की बात नहीं करता जनता सरकार मोर्चा, नहीं। जनता सरकार मोर्चा कहता है प्रत्येक जिसने भी कर्ज ले रखा बैंक से जी, उसकी वैध रुपए में अदायगी कराएगा जनता सरकार मोर्चा जी। कानूनन, कानूनन। एक बात, प्रत्येक बच्चे को, गांव के को रोजगार परक शिक्षा देगा जनता सरकार मोर्चा। दोनों समस्याएं दूर हो गई। फिर अपनी खेती को बचाओ, फिर अपनी संपत्ति को बचाओ जी। संपत्ति क्या है जी? हम कहते, जनता सरकार मोर्चा कहता है जल, जंगल, जमीन और जानवर, इस पर निर्णय केवल गांव लेगा। सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी जी। जल की व्यवस्था गांव करेगा जी। जंगल अपना गांव की रक्षा सुरक्षा गांव करेगा जी। कानून नहीं चलेंगे उसमें सरकार के जी। जल, जंगल, जमीन और जानवर जी। तो ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट कर्ज मुक्त भारत जी। दूसरा पॉइंट जल, जंगल, जमीन और जानवर, इस पे केवल गांव निर्णय लेगा जी। गांव का अधिकार होगा जी। नंबर 3 वो बड़ा काम है जी। वो उसके लिए जब गांव यूनिटी संगठन बन जाएगा जी, वो जब उसको करेंगे उसको भी, लेकिन वो भी गांव के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है जी। और वो क्या है? शिक्षा जी, चिकित्सा, न्याय, कृषि और राजनीति। इससे पूंजीवाद को खत्म करना है। अगर चिकित्सा में पूंजीवाद है जी, तो हर व्यक्ति को चिकित्सा नहीं मिल सकती, ना मिल रही है। शिक्षा पूंजी है तो बच्चों को पढ़ा सकता है, पूंजी नहीं है तो नहीं पढ़ा सकता है। तो इसमें से पूंजीवाद को निकालना है जी। नंबर 3 न्याय। न्याय बिना पैसे के नहीं, न्याय है ही नहीं कभी जी। ठीक है, बिल्कुल। अब कृषि जी, जो हमारी परंपरागत खेती होती थी, प्राकृतिक पशुओं से खेती होती थी, खेती से पशु पलते थे जी। हम सेल्फ डिपेंड थे खेती पे, बीज हमारे थे। अब हम पे ना तो फसलों के बीज है ना नस्लों के बीज, मतलब जानवर के बीज नहीं है हमारे पास, वो भी सेल्फ डिपेंड हो गए। अब बीज जो आ रहे हैं वो 45 बीज है, वो बांझ होते हैं, उन्हें खाने के बाद नपुंसकता और बांझपन आना है। क्योंकि ये जो सर्टिफाइड जिन्हें बोलते हैं ना, या वो बोलते हैं जीएमओ, वो जो है भाई, जब वो बीज से बीज नहीं बन सकता तो इसका मतलब उसका खाने से भी बीज नहीं बन सकता।
उनके अधीन रहे। उनके अधीन हो गए। सब आदमी ना आज हैं? आदमी नहीं है कोई भी। आदमी बतेरे हैं, हमारी समझ में आ रहा हो, हम ही तो फैलाएंगे। तो ये जो है, और तीसरी जो चीज है राजनीति। हाँ कोई बच्चा गांव का जी। वो योग्य है, देश के बारे में जानता है, जी। देश की संस्कृति के बारे में जानता है, देश की आर्थिक नीतियों को जानता है, देश की सांस्कृतिक विरासत को जानता है, जी। उसे ज्ञान भी है, उसे नॉलेज भी है, लेकिन वो उसके पास पैसा नहीं है, जी। तो राजनीति नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो राजनीति से भी पूंजीवाद को, राजनीति में से भी खत्म पूंजीवाद को खत्म करना, जी। ये 3 बड़े विजन जनता सरकार मोर्चे ने जी। वो लिए हैं। इसी विषय को बहुत हाँ, चर्चा करने के लिए पूरा बहुत लंबा विषय है। हाँ। तो ये षड्यंत्र जो है उससे अपने आप को बचाना है। नहीं, हम आपके साथ तो हैं। इसी जनता सरकार मोर्चे के विजन को लेकर के हमको ना नोट चाहिए, हाँ। ना हमको वोट चाहिए। वोट चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये गांव बचेगा, हाँ। तो ये देश बचेगा, और गांव तब बचेगा। हाँ। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है हाँ। कि मैं आपके गांव को बचाने के लिए काम करूं। जी। मैं केवल बता सकता हूं बता सकते कि हैं। आपके गांव के सामने समस्याएं हैं, जी। आपका गांव है, आपके गांव को मिलकर के आपके गांव को ही बचाना है। नहीं तो वरना अभी तो स्थिति जो है, हाँ। कल को वो इसके मालिक होंगे, जी। और हम ही अपने गांव में हाँ। एक रिफ्यूजी की तरह जी। या एक कठपुतली की तरह, परजीवी की तरह वो दूसरों पर वो आश्रित हो जाएंगे। जी। हम इस देश के मालिक हैं, इसलिए जनता सरकार मोर्चे ने विजन दिया है, ये मानवता को बचाने की लड़ाई है। जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, हाँ। जनता ही सरकार है। सरकार है। वेरी गुड। ये दिया है। और इस देश के जो नेता हैं जी। उनको हमें हल में जोड़ना है। हाँ। किसान के हाथ में मूठ रहेगी हल की, हाँ। दूसरे हाथ में सांटा रहेगा, हाँ। और जैसे वो चाहेगा दो जुड़ रहे कैसे चलना है, वैसे नेता को चलना पड़ेगा। जी। ये तभी संभव है जब भारत का गांव संगठित होकर के, गांव नाजुक जाएगा। आज भी संवैधानिक ये है, भारत संविधान में ये लिखा हुआ है, हम भारत के लोग इस संविधान को निर्माण करते हैं और इसको अंगीकार करते हैं। हाँ। हमने करके देख लिया है। इन्होंने 3 कानून किसानों के विरुद्ध लेकर आए। हाँ। किसानों ने कह दिया हमको ये कानून नहीं चाहिए, मंजूर नहीं है। हाँ। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। हाँ। 13 महीने लगे। घुटनों, जो देश की सबसे ताकतवर सरकार है, हाँ। वो घुटनों पर आई, घुटनों का ही। झुकी, झुकी। माफी मांगा, जी। 3 कानून वापस लिए। जी। तो जब ये हमने एक बार जब झुका दिया जी। देश की जनता ने, हाँ। तो देश की जनता मालिक है, मालिक है। तुमको इसलिए भेजा है, हाँ। तुम हमारे हित के कानून हित बनाओ। के कानून बनाओ। लेकिन इन्होंने करा क्या, समाज ने मिलकर के, देश की जनता जो इस देश का मालिक है, उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जी। 3 जगह उसको डिवाइड कर दिया। जी। पहले बाजार बनाए, व्यापार बनाया, फिर सरकार बनाई। जी। किसने? देश के मालिकों ने। जी। कि भाई हमको उत्पादन करना है, जनता तो बेचना है, तो व्यापारी चाहिए, बाजार चाहिए, खरीदना है, और वो सुचारू रूप से चले, वो चीटिंग ना करे, किसी के साथ लूट ना करे, बेईमानी ना करे, उसके लिए सरकार बनाई। जी। और सरकार को पूरी व्यवस्था दे दी, जी। पुलिस दे दी उसको, कि भाई कोई जनता के साथ जो मालिक है उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, उसको कोई लूटे ना, चीटिंग ना हो, इसके लिए वो बनाए। हुआ क्या, बाजार, व्यापार और सरकार, ये तीनों मिल गए। हाँ। हाँ। ये तीनों मिल गए आपस में, और मिल करके मालिक जनता को लूटना शुरू कर दिया इन्होंने। और आपस में ऐसा बांट लिया, हम तुमको ये सुविधा देंगे, तुम हमारे लिए कानून बनाओ। हाँ। और वही हो रहा है। वही हो रहा है। तो इसको हमको पलटना है, अपनी ताकत को पहचानना है। जी। और अपने गांव को, हमने अपना अपना गांव लेकर के, जी। और एक चीज और, अपने गांव को अगर सुधारने में आप लग गए, जी। परिणाम ना आने का कुछ। जी। क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हो ना, तो आंखों को ज्यादा नजदीक कर लेना, ना। तो जो नजदीक के रिश्ते होते हैं ना, हाँ। कभी उन पर फोकस मत करना, ना ना। कभी उनको समझाने की कोशिश मत करना। जी। जी। जैसे मेरा गांव कहीं दूर नहीं है, हाँ। लेकिन मैं यहाँ आ गया, हाँ। तो मैं तो हो जाऊंगा सफल समझाने में। हाँ। आप मेरे यहाँ जाओ, हाँ। अब वहाँ समझाओ, तो हम आप सफल हो जाओ। हम सफल हो जाएंगे। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पते की बात।